हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि इंटरमीडिएट के लिए फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंट क्लासें चल रही हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम और एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर वीडियो आती जा रही हैं आपके पास और बहुत ही जल्दी लाइव आने वाले हैं। वो आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि ये जो प्रश्न होगा वो किस तरीके से हल होगा, क्योंकि जो बोर्ड पर प्रश्न लगा हुआ है ये 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ये भी देखिए कि लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका भी समझिए, क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो कैसे लिखते हैं, बिल्कुल एक एक शब्द अच्छे से लिखते हैं। वो राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देते हैं, प्लस समझाने पर भी विशेष ध्यान देते हैं कि हम उसको अट्रैक्टिव कैसे दिखाएं। तो आइए इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए। विद्युत परिपथ के संबंध में जो किरचॉफ ने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे किरचॉफ ने। उन 2 नियमों को हमें बताना है, उनकी व्याख्या करना है, क्या नियम होते हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर 2 नियम दिए थे, तो हम लिखेंगे कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने 2 नियम प्रतिपादित किए या दिए। कौन कौन नियम था? पहला था संधि का नियम, और दूसरा था बंद पास का नियम। ये 2 नियम थे। इन दोनों नियमों की हमें व्याख्या करनी है। पहला संधि का नियम और दूसरा बंद पास का नियम। देखिए, संधि का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मान लीजिए पहले इतिहास में आप पढ़े होंगे कि युद्ध चलता रहता था। जब कोई जैसे एक हार जाता था तो उनके बीच में संधि कराई जाती थी। जैसे आप पढ़े होंगे वर्साई की संधि। तो ये जो संधि कराई जाती थी, संधि का मतलब होता है उनमें जोड़ना, उनकी शर्तों को मानना। तो ऐसे ही किरचॉफ ने संधि का जो नियम दिया था, तो वहाँ पर जो विद्युत जो धाराएं हैं वो एक बिंदु पर मिलती हैं, चाहे तो आ रही हो धारा उसकी ओर, चाहे उससे निकल रही हो धारा। वे सभी जो धाराएं होंगी वो एक बिंदु पर ही मिलेंगी। शर्तों का पालन करना होता है। जैसे हमने अभी बताया इतिहास में जो संधि हुई थी उनमें शर्तों का पालन किया जाता था। तो पहली हेडिंग लगाते हैं संधि का नियम। तो यहाँ पर है संधि का नियम। संधि का नियम क्या होता है? तो लिखेंगे इस नियम अनुसार संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है, यानी 0 होता है। कहिए 0 कैसे होता है? हाँ, 0 इसलिए होता है कि जो संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होती हैं वो लेते हम प्लस में, और उससे निकलने वाली जो धाराएं होती हैं वो लेते हम माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं, तथा
इससे निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। जैसे कि यहाँ हम एक चित्र बनाना चाहें कि एक हमने संधि ले ली, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक इसमें धारा आ रही है, इस तरीके से हमने लिख लिया यहाँ पर कि ये कुछ वायर हैं जो कि एक बिंदु पर मिल रहे हैं। इस संधि का नाम हमने ए लिख दिया। इनमें हमने जो धाराएं आ रही हैं इसको मान लिया कि I1 धारा आ रही है इसकी ओर, और इसमें I2 धारा आ रही है, इससे मान लेते हैं I4 धारा आ रही है, और इनसे निकलने वाली धाराएं मान ली, इससे I5 जा रही, मान लीजिए यहाँ से जा रही I6, और अच्छा 3 छूट गया है तो इसको मान लो कि इससे I3 आ रही थी, I4 निकल रही है, I5 भी और I6 भी, ये बाहर की तरफ जा रही हैं। किरचॉफ के संधि के नियम से क्या होगा कि इसकी ओर आने वाली जो धारा है वो धनात्मक लेंगे, क्योंकि इसने जो नियम लिखा है वो नियम क्या होता है, समेशन ऑफ I इज इक्वल 0 होता है। अब इस कैसे होता है ये देखिए, यहाँ पर आने वाली धाराएं हैं I1 तो जो प्लस में लेना है, I2 प्लस में, I3 भी प्लस में क्योंकि इस तरफ आ रही हैं। यहाँ माइनस में लेना है कौन, जोन इससे जा रही है, I4 जा रही है, और I5 भी जा रही है, बाहर निकल रही है, I6 भी निकल रही है ये, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये 0 बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर बनेगा I1 प्लस के I2 प्लस के I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस के I6 बराबर 0। यानी अगर हम उनको पक्षांतर करके ले ही जा रहे हैं उस तरफ, देखिए इधर ये आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है देखिए, तो यहाँ पर I1 प्लस के I2 प्लस I3 इनको उस तरफ ले जाओ, I4 प्लस I5 प्लस I6 से बन जाता है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उससे निकलने वाली समस्त धाराओं के योगफल के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना, देखिए, यानी जितनी भी धारा आएंगी, जितनी भी करंट, जितना भी करंट एक बिंदु पर आएगा उससे जितने भी सर्किट जुड़े होंगे उनसे निकल जाएगा, पूरा जितना आएगा उतना चला जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे कि द्रव्यमान जो ऊर्जा होती है वो इसमें स्थिर होती है, यानी इसमें कोई भी ऊर्जा हानि नहीं होती है, जितना आएगा उतना चला जाएगा। जैसे देखे होंगे कि जो पानी की टंकी होती है उनके लिए चैम्बर बनाए जाते हैं, और वो चैम्बर में कई जगह से पानी के आने वाले स्रोत जुड़े होते हैं और उससे निकलने वाले स्रोत भी जुड़े होते हैं, यानी अधिकांश बहुत सारे पाइप जुड़े होते हैं। जितना पानी उसमें आता है उतना ही पानी बाहर निकल जाता है, यानी उसमें शेष नहीं बच पाता है। यही है संधि का नियम, वो वहाँ पर संधि का काम कर रहा है। ऐसा ही सेम विद्युत में है, यानी इलेक्ट्रिसिटी में है। ये पहला नियम हुआ ये। अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम क्या था, बंद पास का नियम। बंद पास का नियम, बंद पास के नियम में होते ही कि किसी भी एक बंद पास में, यानी एक परिपथ होना चाहिए बंद, उसमें लगे हुए समस्त सेलों का जो विद्युत वाहक बल होता है तो वो किसके बराबर होता है, वो प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के गुणनफलों के योगफल के बराबर होता है। नहीं आया समझ में? आइए लिखते हैं
को चित्त से समझते हैं। यानी किसी बंद पास में विद्युत सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग उस परिपथ में लगे प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित संगत धारा और इसमें प्रवाहित संगत धाराओं के गुणनफलों के योगफल के बराबर होता है, है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सिग्मा आई धारा और आर जौन से में बह रहा है, जौन से में धारा बह रही है वो आर लेंगे, बराबर कितना होता है सिग्मा ई, जितने भी सेल जुड़े होते हैं उनका विद्युत वाहक बल ई। जैसे इनमें नियम भी होते हैं। देखिए नियम क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें नियम ही सीखने होते हैं। इनके जो नियम होते हैं वो नियम क्या होते ही, जैसे हमने कोई एक बंद पास लिया, उसमें हमने सेल लगाया, एक हमने मान लीजिए यहाँ पर प्रतिरोध भी लगा दिया, ठीक है, और इसमें हमने एक और थोड़ा सा अलग परिपथ ले लिया, इसमें भी एक प्रतिरोध लगा दिया और इसमें एक और सेल लगा दिया। ये E1 हो गया, इसका E2 मान लिया, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया। इसमें जैसे A B C D E F माना, तो बंद पास एक ये देख पा रहे हैं, एक नीचे वाला देख पा रहे हैं, तो इस बंद पास में हमें घूमना होता है। इससे जो धारा आ रही है, मान लीजिए इस तरफ आ रही है I1 इधर आई, इधर प्रवेश कर गई I1, ध्यान दीजिएगा। इससे धारा आ रही है I2, तो यहाँ जो दोनों होंगी वो धाराएं इसमें कौन सी जाएगी, I1 प्लस के I2 धारा जाएगी, जुड़ गई ना। अब इसमें नियम पहला क्या होता है, पहला नियम होता है कि बंद पास में किसी एक बिंदु से, बंद पास में किसी एक बिंदु से वामावर्त यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलकर पुनः उसी बिंदु पर आते हैं, ध्यान ये देना है, आपको चलना तो है लेकिन पैरों से नहीं चलना है, अपने दिमाग को चलाना है। यानी आपको इमेजिन करना है कि हम यहाँ पहुँच रहे हैं तो क्या क्या होगा। तो पहला तो इस तरीके से चलेंगे। अब विद्युत वाहक बल में क्या होता है कि जब हम माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर प्रवेश करते हैं सेल के अंदर, ध्यान देना। दूसरा है जब सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवेश करते हैं तो विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। जैसे हम यहाँ से चलना प्रारंभ करें, चलते चले आए आगे बढ़े, फिर से वापस आए, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं ना। जब माइनस से प्लस की ओर जाते हैं इस सेल के अंदर, तो E1 को लिया जाएगा प्लस में।
अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते तो हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा होगा तो उसमें हमें लेना पड़ेगा वो विद्युत वाहक बल, वो माइनस में लेना होगा। अगर विपरीत दिशा में होते हैं तो वो क्या होता, माइनस में लेना होता। इसके बाद तीसरा नियम है, तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको उतार लें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद आगे बढ़ें। चलिए देखिए, तो इसमें अब तीसरा नियम क्या था, वो तीसरा नियम भी देखें आप। अब तीसरा नियम आप सोच रहे होंगे कि हम बताएं किसके बारे में। सही सोच रहे हैं आप। यहाँ पर हमने ई के बारे में लिख लिया, आई और आर और बचे हुए हैं। आई और आर कैसे लेंगे, तो आइए हम समझते हैं कि जब धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो गुणनफल, किनका गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं और विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। अगर मान लो उल्टी दिशा हो गई तो विपरीत दिशा में कैसे ले रहे हैं, ऋणात्मक ले लेंगे, और विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। ओके, आइए तो इसी में लगा के देखते हैं। जैसे चित्र के अनुसार अपना एक बंद पास है, तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास ए बी सी डी ए में। देखिए ए बी सी डी ए, इतनी से इतनी तक आ गए ना। हम चलना प्रारंभ कर रहे हैं बिंदु बी से, तो एक तरफ तो हमें सेल लिखना है, दूसरी तरफ लिखना है आई आर। सेल को लिखना है एक तरफ, दूसरी तरफ आई आर लिखना है। हम प्रारंभ कर रहे हैं बी बिंदु से। आप जहाँ चलना चाहो वहाँ से कर दो। आपको ए से चलना है तो ए से चलना है, ए से चलना है। ए से हम चले, आगे बढ़े, यहाँ प्रवेश किया तो R1 टकरा गया। धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। R1 में धारा कौन सी बह रही है, I1 प्लस I2। तो इनका जो गुणा होगा I1 प्लस के I2 का जो गुणा होगा वो किससे होगा, R2 से। तो एक तरफ तो धारा उनको गुणा होगा। फिर आगे बढ़े, फिर वापस इसी से माइनस से प्लस की ओर प्रवेश कर रहे सेल के अंदर। तो E1 दूसरी तरफ लिखने आते ही, तो E1 दूसरी तरफ लिख दो, अब प्लस ही में लेने और बीच में लगाने, देखो का बराबर। तो इससे ये समीकरण एक बन जाता है। एक और बंद पास मिल रहा है अपना, तो लिखेंगे बंद पास सी डी ई एफ सी, या ऐसा लिखो डी सी एफ ई डी, ऐसा डी सी एफ ई डी में। यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं चलना डी से, आगे बढ़े तो इनमें धारा बह रही है, तो इसको लिखेंगे I1 प्लस के I2, काय में बह रही धारा R1 में, तो R1 लिखिए प्लस के, लगा दें हम, आगे बढ़ रहे हैं, बीच में बराबर तो लगा ही लो। आगे बढ़ेंगे, सी पे पहुँचे, सी के बाद यहाँ डायरेक्शन में आए, प्रवेश कर रहे हैं माइनस से प्लस सिरे की ओर सेल में, तो E2 लिया जाएगा काय में प्लस में। आगे बढ़े, धारा की दिशा ही है ये आर, इसमें कौन सी धारा जा रही है, I2 धारा जा रही है R2 में। तो यहाँ पर जो गुणनफल लेना है उन लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, धारा का और प्रतिरोध का, I2 इंटू R2। आगे बढ़े, फिर वहीं पहुँच गए, ये हमारा काम समाप्त हो चुका है। ये ऐसे दो समीकरण बन जाते हैं। तो ऐसे ही किरचॉफ के नियम के जो द्वितीय नियम है उस नियम का पालन करते हैं, और प्रश्नों में भी यही नियम लगाते हैं। हम कैसे चलेंगे ये विशेष ध्यान देना होता है। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें इन दोनों नियमों का विशेष ध्यान रखना होता है। इनका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि हम चल कहाँ से रहे, कौन प्लस में लेंगे, कौन माइनस में लेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो आपने एक क्वेश्चन शुरू से लेके अंत तक देखा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।
अगर अभी भी कोई डाउट बन रहा हो, जैसे कुछ समझ में ना आया हो, तो आप पहले तो दोबारा वीडियो चला के देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में उसको लिख दें अपने डाउट को, ताकि आपको अगली वीडियो में उस कमेंट में जो डाउट लिखा हुआ है उसका आपको समाधान मिल जाए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक से हमारा मनोबल भी बढ़ता है, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए डेली लाते रहें। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास तुरंत ही ये वीडियो पहुंच जाए। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और मैं ये आशा रखता हूं कि आप जो यूपी बोर्ड परीक्षा में अपना 100% देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।